महिलाओं में ज्यादा दिखता है, इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, महिलाएं जो हैं उनके जो इम्यूनिटी के जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं प्रीडोमिनेंटली, और महिलाओं में डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। फिर महिलाओं के जो हार्मोन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी को मेंटेन करने में। इसीलिए जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, जो ऑटो इम्यून प्रकार है आर्थराइटिस का, वो महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या जिसे आज हम स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस कहते हैं, या गाउट की बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और जिसे हम घुटनों की बीमारी कहते हैं डॉक्टर उमा कुमार। नहीं, घुटनों की बीमारी तो किसी भी आर्थराइटिस में हो सकती है। आर्थराइटिस एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का, जैसे कि फीवर बहुत सारी बीमारियों में आ जाता है। लेकिन आर्थराइटिस जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होती है, वो ल्यूपस में भी आर्थराइटिस होती है, वो गाउट में भी आर्थराइटिस होती है। और एक चीज जैसे डॉक्टर यादव ने बताया कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि जिसको पहले उम्र का गठिया कह देते थे, लेकिन आज ये यंग लोगों में देखने को मिल रही है। जैसा हमने बात किया रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, जो 30 से कम के लोग हैं उनमें भी डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज शुरू हो गया है। तो ये समझना जरूरी है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार है बहुत सारे गठियाओं यानी कि बहुत सारी आर्थराइटिस में से। ये क्योरेबल है डॉक्टर? क्या हमेशा दवाई पे? मैं डॉक्टर ये सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर CS यादव एक बार फिर से मुझे दिख रहे हैं। जी डॉक्टर यादव, आप कुछ कह रहे थे, कुछ दिखा के आप समझाने की कोशिश कर रहे थे। दिख रहा है आपको? वहां दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है डॉक्टर, बिल्कुल। तो आर्थराइटिस समझ लेना चाहिए, सिंपल नी जॉइंट के आसपास, थोड़ा आप और ऊंचा कर सकते हैं डॉक्टर? नी जॉइंट के आसपास बहुत सारी चीज होती हैं, मसल होते हैं, टेंडन होते हैं, लिगामेंट होते हैं, नर्व होते हैं। कई बार उसकी वजह से भी पेन होता है, तो वो दूसरे टाइप का पेन है। जब तक आप जॉइंट रिप्लेसमेंट की अभी आप बात कर रहे थे, ये आप चिकनी लेयर देख रहे हैं? जी सॉरी, ये फिर से थोड़ा, जी अब फिर से मैं रुक करूंगी आपका डॉक्टर जी। एक मिनट आप में बोलते रहे, मैं आपको। हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपको, आप बोल सकते हैं। ये दिख रहा है, ये चिकनी लेयर आप देख रहे हैं जी। ये चिकनी लेयर आर्थराइटिस में हड्डी के एंड्स पे होती है, खत्म होने लगती है ये। और ये आप आर्थराइटिक जॉइंट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इधर ब्लू शाइनिंग चिकनी है, पूरी हड्डी का एंड खुरदरा हो गया है जी। जब ये खुरदरा हो गया, किसी भी वजह से ये हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर उमा ने बताया, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या फिर एज वाली आर्थराइटिस, उसमें ये चिकनी लेयर चली जाती है। फिर हम लोगों का रोल शुरू होता है, इवन इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसकी उमा एक्सपर्ट है, वो सर्जिकल इंटरवेंशंस का रोल शुरू होता है। अर्ली स्टेज में तो हमेशा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, जिसको कि रूमेटोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, इवन इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ऑर्थोपेडिशियन भी कर सकता है। रूमेटोलॉजी एक्सक्लूसिवली रूमेटोलॉजिस्ट का काम है। डॉक्टर, मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि एक ये मिथ भी है कि अगर आर्थराइटिस हो गया, अगर आपको गठिया हो गया या फिर आर्थराइटिस के और जो समस्याएं वो हो गई, तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है सर्जरी, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पल्लवी। अगर बेसिकली 3 चीजें होती हैं, मान लीजिए आप जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और भी कुछ सर्जरी होती है जॉइंट को बचाने वाली जी। जॉइंट रिप्लेसमेंट लास्ट रिसोर्ट होता है। इसमें 3 मेन चीज होती हैं, ये पूरी जिंदगी बदल देता है। प्राइमरीली रोल होता है, अगर इसकी मार्किंग की जाए तो प्राइमरीली रोल होता है, अगर आपका सर्जन अच्छा है तो इसमें कोई फेलियर या कोई रिस्क नहीं होता। फिर थोड़ा सा रोल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कहां आप ऑपरेट कर रहे हैं। फिर थर्ड रोल आता है जॉइंट कौन सा आपने यूज किया है। ओके। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें लाइफ बदल जाती है। पेशेंट जो बिल्कुल व्हील चेयर पे आते हैं, अपना चलना फिरना शुरू हो जाते हैं, घुटने टेढ़े होते हैं, घुटने सीधे हो जाते हैं। और जो भी हमने आज तक स्टडी की है उसमें यह देखा गया है, जो पेशेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उसमें सर्जिकल एरर्स, सर्जन से कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई चीज छूट जाती है, क्योंकि इसमें 1-1, 2-2 मिलीमीटर का हिसाब किताब होता है। जब आप पॉइंट को, ये फाइन आर्ट क्राफ्ट है, ये फाइन आर्ट्समैनशिप है, तो अगर आपने 1-2 मिलीमीटर में भी कुछ हो गया, फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते। ओके,
तो ये बहुत Otherwise, इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग अभी तक डर रहे होंगे या फिर जिन्होंने ये सोचा होगा कि अरे एक बार अर्थराइटिस हो गया क्यों इलाज कराएंगे, क्यों ऑपरेशन कराएंगे, वो तो फिर से खराब हो जाना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये बताना डॉक्टर यादव। लाइफ बदल जाती है जी इसमें, नो बिल्कुल। डाउट। अब डॉक्टर उमा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप अभी जिस बात का जिक्र कर रही थी उस पे एक तो जरूर प्रकाश डालिए। दूसरा, जैसा आपने कहा कि लाइफस्टाइल और पॉस्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, लेकिन शुरुआत में मैंने जैसे कहा कि कोविड और चिकनगुनिया, क्या ये दो बड़ी वजह रहे हैं जिसकी वजह से ये अर्थराइटिस की समस्या हमारे देश में बढ़ी है? डॉक्टर उमा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सबसे पहले तो लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आर्थराइटिस है वो पूरे विश्व में बढ़ रही है जी, हमारे देश में भी और बाहर के देशों में भी। लेकिन जो चिकनगुनिया और कोविड की जो आपने बात की, वो वाकई एक वजह है आर्थराइटिस के केसेस बढ़ने की। कोविड के बाद हमें बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस के भी पेशेंट मिले हैं। तो ये फैक्ट बहुत सालों से नोन है कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो ऑटो इम्यूनिटी को ट्रिगर कर सकते हैं और बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक रोल प्ले किया है इन इन्फेक्शंस ने आर्थराइटिस के केसेस बढ़ाने में। और पोल्यूशन डॉक्टर? पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी प्रूवन फैक्ट है। बहुत सारे इस पे पब्लिकेशन, जब जो पब्लिक है वो उस पे डिपेंड करना चाहती है साइंटिफिक एविडेंस पे, तो ये सिर्फ हियर से नहीं है कि पोल्यूशन से आर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इवन हमारी स्टडी में भी हमने ये पाया था कि जहां पर पोल्यूशन ज्यादा था वहां पे सब क्लिनिकल ऑटो इम्यूनिटी देखने को मिली, यानी कि उनमें इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स ESR CRP और कुछ ऑटो इम्यूनिटी के मार्कर्स जैसे रूमेटॉइड फैक्टर एंड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ज्यादा देखने को मिले। और जो लोग सड़क के नजदीक रह रहे थे, मेन रोड के, उनमें ये फैक्टर्स ज्यादा देखने को मिले। तो एयर पोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटो इम्यून डिजीजेस के होने में। सिर्फ रूमेटोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिजीजेस ही नहीं, बाकी सिस्टम के ऑटो इम्यून डिजीजेस भी। और इसके अलावा जो आपने कहा था कि अगर किसी को आर्थराइटिस है तो क्या वो ठीक हो सकती है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आजकल दवाएं अवेलेबल हैं उनसे 95% पेशेंट्स नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन जैसे हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन होने के बाद उनकी दवाएं बहुत सालों तक लेते रहते हैं, वैसे ही हमें इन दवाओं को लेना भी जरूरी होता है। हो सकता है कि आज आप 4 दवाओं पे हो और बाद में जाके आप एक मेडिसिन पे कंट्रोल हो पाए, लेकिन आज की डेट में ऐसा इलाज नहीं मिल पाया है कि जो खुराक पेशेंट ने ली और उसकी गठिया पूरी तरह जड़ से चली गई। लेकिन हाँ, कुछ आर्थराइटिस ऐसे होते हैं जो ठीक हो जाते हैं। अगर वायरल आर्थराइटिस है तो सभी क्रॉनिक नहीं होते। चिकनगुनिया आर्थराइटिस है वो भी पूरी सारे पेशेंट्स में क्रॉनिक नहीं होती, सिर्फ 3 to 4% पॉपुलेशन में ही देखने को मिल जाती है। तो वो डिपेंड करता है अगर टीबी की वजह से आर्थराइटिस है तो वो भी दवाओं से ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही डिपेंड करता है कि किस आर्थराइटिस की वजह क्या है। ऑटो इम्यून है, इन्फेक्शन है, कैंसर है, कोई मेटाबॉलिक कंडीशन है, कोई एंडोक्राइन कंडीशन है जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये बताया जा सकता है कि ये क्योर हो जाएगा या ये दवाओं से ठीक हो जाएगा। ओके।